हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ और आज की नशिस्त में मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट एनालिसिस क्या है, कंटेंट एनालिसिस को कंसेप्चुलाइज कैसे करते हैं, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं और दूसरे जो मेथड्स हैं उनसे कंटेंट एनालिसिस किस तरह डिफरेंट है। आज की हमारी इस नशिस्त का जो है वो ये मौजू है मेन। और आज के इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं कि कंटेंट एनालिसिस को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरे जो मेथड्स हैं उनसे ये किस तरह फ़र्क है और किस तरह ये उनसे सिमिलर है। तो आइए आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये बाकी जो मेथड्स हैं उनसे डिफरेंट है। जी पहले इसकी डेफिनेशंस में आपको बताता हूँ जी, उसको देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। कंटेंट एनालिसिस इज सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड रेप्लिकेबल। ये जो तीन लफ्ज़ हैं जी कि सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव और रेप्लिकेबल क्या है, मैं अभी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इनके बारे में, आगे जाके डेफिनेशन में इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। सिस्टमैटिक का मतलब है कि जो सर्टन रूल्स जो चीज़ फॉलो करती है, लेमैन अप्रोच फॉलो नहीं करती, उसे हम सिस्टमैटिक कहते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब ये है कि जिसके अंदर जो रिसर्चर के पर्सनल बाइसेस हैं, पर्सनल उसके आइडियाज़ हैं, आइडियालॉजी है, वो शामिल नहीं होती, यानी साइंटिफिक मेथड से जो हम काम करते हैं। एंड रेप्लिकेबल का मतलब है जिसको अगर आज मैं कोई रिसर्च करता हूँ तो कल को आप दोहरा सकते हैं, और अगर कल आप करते हैं तो परसों उसको कोई और बंदा जो है वो दोबारा रेप्लिकेट कर सकता है, रिपीट कर सकता है यूजिंग द सेम मेथड्स, सेम सैम्पलिंग टेक्निक्स। ही और शी कैन रीच ऑलमोस्ट एट द सेम कंक्लूजन्स। रिसर्च मेथड यूज टू एनालाइज द प्रेजेंस, मौजूदगी किसी चीज़ की जी, उसका ये तज्जिया है किसकी, मीनिंग्स हो सकते हैं, प्रेजेंस हो सकती है, मीनिंग्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकता है किन का, ऑफ सर्टन वर्ड्स, कुछ खास जो लफ्ज़ हैं उनका, किसी थीम्स का हो सकता है, किसी फ्रेम का हो सकता है और कॉन्सेप्ट्स का हो सकता है। कहाँ पे? विद इन कम्युनिकेशन टेक्स्ट। किसी भी दिए गए कम्युनिकेशन टेक्स्ट के अंदर हम जब एनालिसिस करते हैं सिस्टमेटिकली, ऑब्जेक्टिवली एंड रेप्लिकेबली, किस चीज़ का, किसी चीज़ की प्रेजेंस का, किसी चीज़ के मीनिंग्स का या किसी चीज़ के रिलेशनशिप्स का, किस कॉन्टेक्स्ट में कि सर्टन लफ्स उस कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, थीम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, फ्रेम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, किसके अंदर विद इन कम्युनिकेशन टेक्स्ट। तो मेरे ख्याल में ये अब आपकी जो डेफिनेशंस हैं, यानी कंटेंट एनालिसिस क्या है वो उसके बारे में आपकी थोड़ी सी यहाँ तक जो है वो क्लैरिटी हो जानी चाहिए। दीज टेक्स्ट में इंक्लूड, अब जो टेक्स्ट है वो हमने ब्रॉडर सेंस में यूज़ किया है। अब इस टेक्स्ट को अगर हम ब्रेक करें तो टेक्स्ट जो है वो न्यूज़ आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट जो है या पोस्ट्स जो हैं वो भी हो सकती हैं, स्पीचेस भी हो सकती हैं, एडवर्टीजमेंट भी हो सकती है, इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। इन अदर वर्ड, अगर हम इसको इख्तसार के साथ बयान करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में कह लें, बल्कि ज़्यादा आसान है लफ्ज़ रिकॉर्डेड फॉर्म में, उसको हम कहते हैं कि वो टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट की ये डिफरेंट शक्लें जो है मैंने आपके साथ रखी हैं, इनमें से किसी भी चीज़ को हम ब्रॉडली स्पीकिंग कम्युनिकेशन के अंदर टेक्स्ट कह सकते हैं, और चूँकि कोई भी जो टेक्स्ट है वो कम्युनिकेट करता है तो दैट्स वाई हम इसको कम्युनिकेशन टेक्स्ट भी कहते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और अगर ज़ाहिर है अगर हम लिटरेचर के नुक्ते नज़र से बात करेंगे तो उसको हम लिटरेरी टेक्स्ट कह सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ आल्सो डूइंग सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सो दैट इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेंट एनालिसिस। अब जो कंटेंट एनालिसिस है इसको हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं कि रिसर्चर्स जो हैं इसको किस लिए यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो जो पहला काम है वो टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन मीडिया कंटेंट, यानी जो मीडिया कंटेंट है उसके अंदर जो पैटर्न्स हैं, किस तरह के जो पैटर्न्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं और वो ट्रेंड्स क्या हैं, उसको अगर हमने आइडेंटिफाई करना हो तो हम क्या करेंगे, हम उस टेक्स्ट का या उस कम्युनिकेशन टेक्स्ट का, चाहे वो न्यूज़ आर्टिकल हो, चाहे वो सोशल मीडिया पोस्ट हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो किसी की स्पीच हो, हम उसका एनालिसिस करेंगे। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, रिसर्चर एनालाइजेज न्यूज़पेपर कवरेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर 10 ईयर्स। अब ये ज़ाहिर है न्यूज़पेपर आर्टिकल ये भी एक टेक्स्ट है, तो अगर इसका हम एनालिसिस करें और ओवर 10 ईयर्स जो क्लाइमेट चेंज है इस इशू पे करें, तो अब देखें चूँकि वी आर ट्रैकिंग सोशल क्लाइमेट चेंज इशू ओवर द 10 ईयर्स पीरियड, तो हम इसको लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन कहते हैं।
आगे इस पे थोड़ी सी बात भी करेंगे। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस 10 साल का जो कंटेंट है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स का जो कंटेंट है या टेक्स्ट है ऐसे कह लें, उसको उसमें क्लाइमेट चेंज के अंदर कौन से पैटर्न्स और ट्रेंड्स ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स रहे हैं, टू आइडेंटिफाई वेदर द इशू रिसीव्स इंक्रीजिंग अटेंशन ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड्स और इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू नो कि चूँकि जब इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे जो कंपीटिंग कैंडिडेट्स होते हैं वो वादे करते हैं, वो मैनिफेस्टो प्रेजेंट करते हैं। तो क्या उन दिनों में क्लाइमेट चेंज की जो कवरेज है वो इंक्रीज़ हुई है, या जब कभी डिज़ास्टर आती है, जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो सैलाब जो है वो आता है, तो अगर सैलाब के हवाले से बात करें तो क्या जब सैलाब आता है तो ज़ाहिर है वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सी डिस्कशन होती है, तो क्या जो डिज़ास्टर्स हैं वो क्लाइमेट चेंज की कवरेज को इन्फ्लुएंस करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं, या इलेक्शन डेज करते हैं? तो आप इस पैटर्न्स को, इन ट्रेंड्स को, कंटेंट को एनालाइज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में आपको एग्जांपल समझ है। इसी तरह क्लाइमेट चेंज की जगह आप कोई और इशू ले लें, पॉवर्टी ले लें, अनएम्प्लॉयमेंट ले लें, एजुकेशन ले लें, पोल्यूशन ले लें, एनी इशू, मैंने कल्चरल ट्रेंड्स ले लें। आप किसी भी इशू को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रैक करके उसके जो पैटर्न्स हैं, उसके जो ट्रेंड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। दूसरा जो इसका ये जो पर्पज़ होता है या ये रिसर्चर्स को एनेबल करता है वो टू एग्जामिन हाउ इश्यूज, इवेंट्स और एक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, कि अगर इश्यूज़ हैं, अगर हम इश्यूज़ की बात कर रहे हैं जैसा कि अभी हमने क्लाइमेट चेंज की इस फर्स्ट एग्जांपल में बात की है, या कोई इवेंट्स हैं जैसे अभी मैंने इलेक्शंस की बात की, या डिज़ास्टर्स की बात की, या एक्टर्स हैं जैसे किसी ड्रामा के अंदर किसी एक्टर के जो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे है, अगर हमने वो एग्जामिन करनी है तो वो भी हम कंटेंट एनालिसिस करके जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल ऐड की है कि अ कंटेंट एनालिसिस ऑफ टेलीविजन न्यूज़ एग्जामिन्स वेदर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट आर फ्रेम्ड एज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स और एज ए डेमोक्रेटिक राइट्स मूवमेंट्स। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें जो प्रोटेस्ट हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, हम ये समझते हैं कि जो प्रोटेस्ट हैं वो हर शहरी का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी ग्रुप का वो राइट होता है कि वो किसी भी मामले पे अगर वो गवर्नमेंट से डिफ़र करते हैं तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट उनकी आवाज़ सुनती है अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया भर में। लेकिन अगर देखें मीडिया अगर इसी प्रोटेस्ट को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बना के पेश करेगा तो लोग ये समझेंगे, यानी वो लोग जो वो मीडिया का कंटेंट कंज्यूम करते हैं उनमें से बेशतर लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि ठीक है प्रोटेस्ट तो राइट है, लेकिन इससे लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होता है, ट्रैफिक उससे मुतासर होती है, स्कूलिंग उससे मुतासर होती है, लोगों की ट्रांसपोर्टेशन मुतासर होती है, ट्रैवल मुतासर होता है। तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये दूसरे दिन प्रोटेस्ट क्यों होता है, लेकिन अगर उसी प्रोटेस्ट को मीडिया एज ए डेमोक्रेटिक राइट मूवमेंट्स या एज ए डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द सिटीजन्स के तौर पे फ्रेम करेगा तो आप इस बात पे एम्फेसाइज करेंगे कि भाई प्रोटेस्ट करना हर बंदे का राइट है, एंड एवरीबॉडी इन अ सोसाइटी, इन अ कम्युनिटी, इन अ कंट्री कैन एक्सरसाइज दैट राइट, यानी डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं प्रोटेस्ट करने के, उसको एक्सरसाइज कर सकता है। तो आप देखें कि मीडिया, जो मैं बताना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल के अंदर, वो ये है, जो आपको एजुकेट करना चाहता हूँ, कि मीडिया जिस तरह से इवेंट्स को, इश्यूज़ को, एक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है, हमारी उसी तरह ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो वक्त है वो मीडिया के साथ गुजारते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ मीडिया हो। तो दैट्स वाई जो हमारी रियलिटीज़ हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी वैसी ही बन जाती हैं जैसा मीडिया जो है वो चीज़ों को फ्रेम कर रहा होता है या प्रेजेंट कर रहा होता है। अब हम तीसरी चीज़ की तरफ मूव करते हैं, टू मैयर। क्या मैयर करेंगे हम? द फ्रीक्वेंसी एंड प्रोमिनेंस ऑफ थीम्स और फ्रेम्स। पहले हमने सिर्फ फ्रेम्स की बात की, अब उनकी फ्रीक्वेंसी के वो कितनी बार आए हैं, और प्रोमिनेंस क्या उनको नुमाया तौर पे करके पेश किया गया, यानी थीम्स को या फ्रेम्स को, इसके अंदर हम उसको भी मैयर कर सकते हैं। एंड कंटेंट एनालिसिस एनेबल्स अस टू डू दैट। ये एक एग्जांपल देखते हैं जी, स्टडी काउंट्स हाउ ऑफन करप्शन रिलेटेड फ्रेम्स अपीयर ऑन द फ्रंट पेजेस कंपेयर टू इनसाइड पेजेस ऑफ द नेशनल न्यूज़पेपर्स। तो देखें अगर न्यूज़पेपर कोई भी जो है वो करप्शन रिलेटेड न्यूज़ है, क्लाइमेट रिलेटेड न्यूज़ है, डिज़ास्टर रिलेटेड न्यूज़ है, एजुकेशन रिलेटेड न्यूज़ है, इवन पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज़ है, जो खबरें फ्रंट पेज पे आती हैं उनको इम्पॉर्टेंट समझा जाता है, उनको प्रोमिनेंस दी जाती है, ठीक है। और जो खबरें किसी भी अखबार के
या किसी न्यूज़ बुलेटिन के दरमियान में आती हैं या अखबार के अंदर वाले पेजेस पे आती हैं, तो उनको उतनी नुमायत या अहमियत नहीं दी जाती। तो वी अटैच मोर इम्पोर्टेंस टू दो स्टोरीज विच अपीयर ऑन द फ्रंट पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर्स और इन द फर्स्ट स्लॉट्स ऑफ द प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन्स। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोमिनेंस होती है इश्यूज़ की या थीम्स की, वो जो है वो मुतासर होती है और लोगों की जो कॉग्निशन होती है, लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उन इश्यूज़ के बारे में, उसको मुतासर करती है। चौथी बात जो है कि हम कंपेयर कर सकते हैं मीडिया पोर्ट्रेल अक्रॉस टाइम, प्लेटफॉर्म्स और रीजन्स। यानी अक्रॉस टाइम अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं तो हम फ़र्ज़ करें 10 साल की स्टडी करते हैं तो हर साल को दूसरे साल से हम कंपेयर कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स जो है हम ये कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर और टेलीविजन्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। लेगेसी मीडिया जिसे हम ट्रेडिशनल मीडिया कहते हैं, जिसमें टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आते हैं, उनका सोशल मीडिया से कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड इवन विद इन न्यूज़पेपर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, उर्दू इंग्लिश का कर सकते हैं, इंग्लिश का इंग्लिश से कर सकते हैं, उर्दू का उर्दू से कर सकते हैं। एंड इस तरह सोशल मीडिया का भी कर सकते हैं। यानी फेसबुक को जो है वो हम टिकटॉक के साथ उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, इंस्टा के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, एक्स के साथ जिसको जो फॉर्मली ट्विटर के नाम से जाना जाता था उसके साथ कर सकते हैं। इसी तरह रीजन्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान इंडिया का कर सकते हैं, एशिया का यूरोप का कर सकते हैं, एंड अमेरिका का कर सकते हैं। सो वी कैन हैव अ कंपैरिजन्स अक्रॉस टाइम, अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, अक्रॉस रीजन्स। ये मैंने इसकी एक एग्जांपल ऐड किया, कंपैरेटिव कंटेंट एनालिसिस एग्जामिन हाउ द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इज फ्रेम्ड ऑन सोशल मीडिया वर्सेस प्रिंट मीडिया। मैं यही बात कर रहा था, यानी कि इट कुड बी सोशल मीडिया and newspapers, it could be between countries, India and Pakistan it could also be, or how the coverage differs between local and national media outlets। यानी इंडिया के अंदर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को कैसे फ्रेम किया है और पाकिस्तान के अंदर कैसे फ्रेम किया है। तो इंडिया के लिहाज से इंडिया लोकल हो जाएगा, पाकिस्तान नेशनल इंटरनेशनल हो जाएगा। और पाकिस्तान में अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को, तो पाकिस्तानी मीडिया लोकल हो जाएगा पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, और इंडियन मीडिया जो है वो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स बन जाएगा। सो वी कुड हैव कंपैरिजन अक्रॉस टाइम्स, अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स और अक्रॉस रीजन्स। तो इस तरह भी हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, to test theoretical prepositions such as agenda setting, framing और cultivation। ये theoretical frameworks हैं, theories है mass communication के अंदर। हम इनको टेस्ट कर सकते हैं with the use of content analysis। कैसे करते हैं जी? टू टेस्ट द एजेंडा सेटिंग थेरी, मैं एक थेरी की बात कर रहा हूँ, कल्टिवेशन भी वैसे ही टेस्ट होगी और फ्रेमिंग भी वैसे ही टेस्ट होगी। रिसर्चर मैयर द अमाउंट ऑफ मीडिया कवरेज डिवोटेड टू एन इशू, यानी किसी भी इशू पे मीडिया की कितनी कवरेज हुई है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं पब्लिक ओपिनियन सर्वे डाटा ऑन परसीव्ड इंपॉर्टेंट नेशनल इशू। हम एक सवाल पूछ लें सर्वे में कि आपके मुल्क में इस वक्त सबसे अहम इशू कौन सा है, और इश्यूज़ को हम रैंक कर दें, पॉवर्टी हो जाए, पोल्यूशन हो जाए, एजुकेशन हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, और जितने भी इश्यूज़ हम लिस्ट कर रहे हैं, और लोगों को कहें कि इसको 1 से 5 तक आप रैंक करें इंपॉर्टेंस, 1 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 5 इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह हम जो इश्यूज़ मीडिया कवर करते हैं उनका भी इसी तरह कंटेंट एनालिसिस करते हैं और फ्रीक्वेंसी वाइज उनको हम रैंक कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें पहले इशू पे जो है वो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज है, फिर जो है वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, फिर जो है वो एजुकेशन है, फिर जो है वो पॉवर्टी है, एंड सो ऑन। इसी तरह हम क्या करते हैं कि हम मीडिया एजेंडा का और पब्लिक एजेंडा का, या दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म टू यूज़, मीडिया एजेंडा वो है जो मीडिया जिन इश्यूज़ को हाईलाइट करता है, और पब्लिक एजेंडा वो है जिनको पब्लिक हाईलाइट करती है। यानी मीडिया में भी हम इश्यूज़ को 1 से 5 तक रैंक कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज इश्यूज़, जितनी उनको कवरेज मिलती है, और इसी तरह जो लोग जिन इश्यूज़ को इंपॉर्टेंट कहते हैं उनकी भी हम 1 to 5 रैंकिंग कर सकते हैं। तो उनका जब आपस में हम कोरिलेशन निकालते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि मीडिया जो कंटेंट है उसका कितना इफ़ेक्ट है लोगों की अवेयरनेस पे, उनके एटीट्यूड्स पे, उनके बिहेवियर्स पे। क्योंकि जब कल्टीवेशन की बात करेंगे तो जब लॉन्ग टाइम कल्टीवेशन बुनियादी तौर पे जो है वो एंटरटेनमेंट जो है उस कंटेंट की थेरी है, ठीक है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड थेरी है। तो अगर
जो ड्रामाज हैं, जो सोप ओपराज हैं, उसको लॉन्गर टाइम लोग जब देखते हैं, दे हैव एक्सपोजर टू देम, देन पीपल्स रियलिटी अलाइन मोर विद द मीडिया कंटेंट कंपेयर टू द रियल लाइफ कंटेंट। इसे हम कल्टीवेशन कहते हैं कि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जब हम मीडिया इंटरटेनमेंट कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तो हमारी रियलिटी वो बन जाती हैं जो मीडिया में दिखाई जाती हैं, ना कि वो रियलिटीज़ हमारी होती हैं जो रियल लाइफ में होती हैं। इसे हम कहते हैं कि मीडिया हमारे एटीट्यूड्स को, हमारे बिहेवियर्स को, हमारी परसेप्शंस को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को कल्टीवेट करता है, और फ्रेमिंग इज़ आल्सो लाइक दैट। तो ये जो हैं जी बुनियादी तौर पे 5 जो काम हैं वो हम कंटेंट एनालिसिस के ज़रिए कर सकते हैं। ये मैंने 5 की लिस्ट आपके सामने रखी है। वी कुड डू सेवरल मोर functions and we can test more functions by using content analysis। ये कुछ जो हैं चीदा चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं कि इनको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं जी। कि टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड ट्रेंड्स, पहले वाला ये है जी। फिर टू एग्जामिन हाउ इशू इवेंट्स एंड एक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, दूसरा ये है। तीसरा ये है कि किसी इशू के बारे में कितनी फ्रीक्वेंसी है और किस चीज़ को उस फ्रीक्वेंसी में से प्रोमिनेंस दी गई है। चौथा, हम कंपेयर कर सकते हैं, अक्रॉस द टाइम कर सकते हैं, अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स कर सकते हैं, एंड अक्रॉस द रीजन्स कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ कि हम जो एजेंडा सेटिंग थेरी है, फ्रेमिंग थेरी है, कल्टीवेशन थेरी है, मीडिया डिपेंडेंसी थेरी है, एंड सो मैनी अदर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स, हम इनको टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह मीडिया कंटेंट जो है उसका पब्लिक के ऊपर इफ़ेक्ट्स होता है, चाहे वो पब्लिक का बिहेवियर हो, चाहे वो पब्लिक की अवेयरनेस हो, चाहे वो पब्लिक का एटीट्यूड हो, कोई भी चीज़ हो, वो ज़ाहिर है मीडिया उस पर अच्छा खासा जो है वो असरअंदाज होता है। ये अब तक की हमारी जो समरी है, अब तक जो हमने डिस्कशन की है। अब हम इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने शुरू में कुछ लफ्ज़ यूज़ किए थे, और एक हमने सिस्टमेटिक यूज़ किया था, एक हमने जो है ऑब्जेक्टिव यूज़ किया था, और एक रेप्लिकेबल। तो मैं उस पर थोड़ी सी मज़ीद चाहता हूँ कि उसको हम डिस्कस कर लें ताकि आपकी एक थारो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू दीज आथर्स 1978 की ये स्टडी है। इट्स अ प्रिटी ओल्ड स्टडी but it's a good definition and a simple definition, that's why I used it। define it as any systematic procedure, यानी ऐसा प्रोसीजर जो किसी सिस्टम को फॉलो करता है, डिवाइस्ड जिसको डिज़ाइन किया जाता है, टू एग्जामिन द कंटेंट ऑफ रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन। रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन ये है कि कम्युनिकेशन टेक्स्ट, और वो टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, वो मूवी हो सकती है, यानी वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, इट कुड बी ए न्यूज़ आर्टिकल, इट कुड बी ए पोस्ट, एनीथिंग। उसका अगर हम एक प्रोसीजर के तहत, एक सिस्टम के तहत जो तज्जिया करने को उस मवाद का, कंटेंट मवाद को ज़ाहिर कहेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। ये क्रिंडरोफ जो हैं इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो हम इंटरकोडर रिलायबिलिटी में अल्फ़ा निकालते हैं वो इन्होंने सजेस्ट किया था। 2004 की इनकी ये स्टडी है कि डिफाइन इट एज ए रिसर्च टेक्निक फॉर मेकिंग रेप्लिकेबल एंड वैलिड इन्फ्रेंसेस फ्रॉम डाटा टू देयर कॉन्टेक्स्ट। जब हम कोई भी डाटा, कोई भी टेक्स्ट जिसे कहते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं तो उसके रेप्लिकेबल, यानी आज अगर मैं उस कंटेंट का एनालिसिस करता हूँ, कल को कोई और करता है, फिर कोई और करता है, फिर कोई और करता है, अगर सेम मेथड, सेम प्रोसीजर यूज़ किए जाते हैं, सिस्टमेटिकली किया जाता है, तो हमें सेम वैलिड जो इन्फ्रेंसेस हैं उनके ऊपर, यानी हमें सेम नताइज पे पहुंचना चाहिए। एंड वैलिड रेफरेंसेस फ्रॉम डाटा टू देयर कॉन्टेक्स्ट। और जब हम डाटा का एनालिसिस करते हैं तो फिर उस एनालिसिस के नतीजे में हम उसके जो मीनिंग्स होते हैं, उसके जो थीम्स होते हैं, उनको हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उस कंटेंट के एनालिसिस का तज्जिया करने के बाद जो हमने हासिल किया उसके मीनिंग्स क्या हैं, उसका क्रैक्स क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो बुनियादी तौर पे इसका ये मतलब है। तीसरी डेफिनेशन जो है करलिंगर्स की है, दैट्स वेरी टिपिकल डेफिनेशन, और इसके अंदर ये चूँकि बहुत हाईली यूज्ड डेफिनेशन है और वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल डेफिनेशन, इसलिए मैं आई लाइक दिस डेफिनेशन। सो करलिंगर्स 2000 डेफिनेशन इज़ फेयरली टिपिकल, इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वेल। इसके मुताबिक ये है जी कि कंटेंट एनालिसिस इज द मेथड ऑफ स्टडिंग एंड एनालाइजिंग कम्युनिकेशन। तो ये तो दोनों चीज़ें आप ऑलरेडी इससे फेमिलियर हैं कि कंटेंट एनालिसिस मेथड है किसका, स्टडी करने का और एनालिसिस करने का, कम्युनिकेशन का, इन ए सिस्टमेटिक, ही हमने ऑलरेडी बात की है
कि ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसे स्टेप्स जिस पे साइंटिफिक कम्युनिटी एग्री हो, उसे हम सिस्टमेटिक कहते हैं। हर बंदे का अपना सिस्टम नहीं हो सकता, तो दैट्स वाई साइंटिफिक मेथड इज़ द मोस्ट क्रेडिबल एंड वैलिड मेथड ऑफ जनरेटिंग नॉलेज एंड टेस्टिंग द प्रपोजिशंस। तो सिस्टमेटिक करिए, मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब कि पर्सनल जो रिसर्चर के बाइसेस हैं, उसकी जो आइडियालॉजीज़ है, उसकी जो लाइक्स हैं, उसकी जो डिसलाइक्स हैं, दे मस्ट नॉट क्रीप इन टू दी एनालिसिस। वो इंटरप्रटेशन के अंदर, एनालिसिस के अंदर नहीं होनी चाहिए। दैट्स वाई जब वो नहीं आती तो हम कहते हैं कि जो एनालिसिस है वो ऑब्जेक्टिव है। एंड क्वांटिटेटिव मैनर, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको कंटेंट एनालिसिस को क्वांटिटेटिव मैनर्स में, नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं कि 10 बार ये स्टोरी जो है ये क्लाइमेट के बारे में है, एक स्टोरी 12 बार जो है वो पोल्यूशन के बारे में है, एक स्टोरी 14 बार जो है वो फ़र्ज़ करें पॉलिटिक्स के बारे में। वी कॉल्ड इट ए क्वांटिटेटिव मैनर, वो पुट इट इन नंबर्स। दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग कि नंबर्स में उसको लेके आते हैं। हम ये क्यों करते हैं, ये तीनों काम क्यों करते हैं? फॉर द पर्पज़ ऑफ मयरिंग वेरिएबल्स, ताकि हम वेरिएबल्स की पैमाइश कर सकें, वेरिएबल्स को मैयर कर सकें। और जब हम वेरिएबल्स को मैयर करेंगे, जब हम वेरिएबल्स की पैमाइश करेंगे, तो तभी हम उस डाटा का फिर एनालिसिस करके उससे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये जो तीनों डेफिनेशंस हैं ये थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग कराएंगी कि कंटेंट एनालिसिस क्या है। अब इन तीनों लफ्ज़ों को थोड़ा सा इन डिटेल्स भी देख लेते हैं। ये देखें कि सिस्टमैटिक, दिस मीन्स दैट द कंटेंट टू बी एनालाइज्ड इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लिसिट एंड कंसिस्टेंटली अप्लाइड रूल्स, यानी एक्सप्लिसिट जो वाजे हों, जिनमें इबहाम ना हो, उनमें वजाहत हो, हर बंदा उन रूल्स को अगर फॉलो करना चाहता है तो कर सके, उसे सिस्टमेटिक कहते हैं। यानी सैम्पल सिलेक्शन मस्ट फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर्स, सैम्पल किस तरह सेलेक्ट किया है वो एक्सप्लिसिटली या वजाहत के साथ जो है वो लिखा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो है उसका क्या मतलब है? कंटेंट एनालिसिस इज ऑब्जेक्टिव, दैट इज द रिसर्चर्स पर्सनल बाइसेस शुड नॉट एंटर इनटू द फाइंडिंग्स। ये मैं बात ऑलरेडी कर रहा था। द एनालिसिस शुड यील्ड द सेम रिजल्ट्स, यानी जो भी एनालिसिस करे और साइंटिफिक मेथड और ऑब्जेक्टिव तरीके से उसको अप्लाई करे तो रिजल्ट सेम आने चाहिए। इफ़ अनदर रिसर्चर रेप्लिकेट्स अ स्टडी, तो इसे रेप्लिकेबिलिटी कहते हैं, यानी जो रेप्लिकेबल की हम बात कर रहे थे, दिस इज़ ए रेप्लिकेबिलिटी कि अगर कोई और रिसर्चर भी सेम मेथड को यूज़ करके, सेम प्रोसीजर्स को फॉलो करके किसी कंटेंट का एनालिसिस करे तो उसे भी उन्हीं नताइज पे पहुंचने चाहिए जिस पे मैं या आप पहुंचते हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड रेप्लिकेबल। और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है जी? कि द गोल ऑफ कंटेंट एनालिसिस इज़ एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ मैसेज, कि जो बॉडी ऑफ मैसेज है जिसको हम कम्युनिकेशन टेक्स्ट या टेक्स्ट कहते हैं, उसके अंदर किस चीज़ को कितनी बार मेंशन किया गया है, किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको हम नंबर देते हैं। किसी चीज़ का 5 बार तज़करा है, फ़र्ज़ करें एजुकेशन का, पॉलिटिक्स का 10 बार तज़करा है, क्लाइमेट चेंज का 4 बार तज़करा है, तो हम नंबर लगाएंगे। तो आप देखें इसको हम फिर रैंक भी कर सकते हैं। जब हम इसकी क्वांटिफिकेशन करेंगे, क्वांटिटेटिव मैनर में करेंगे, तो फिर हम इनको रैंक भी कर सकते हैं। सो क्वांटिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट एड्स रिसर्चर्स इन द क्वेस्ट फॉर प्रिसीशन, क्योंकि इससे एक्यूरेसी आती है ना, दुरुस्तगी आती है। व्हेन वी विल डील विद द नंबर्स, दैन जो हमारी सब्जेक्टिविटी है, हमारे जो पर्सनल बाइसेस हैं, ये वाले जो रिसर्चर के पर्सनल बाइसेस की बात हुई है, वो हमारी फाइंडिंग्स के अंदर नहीं आएंगे। और कंटेंट एनालिसिस दैन इट विल बी सिस्टमैटिक, दैन इट विल बी ऑब्जेक्टिव, दैन इट विल बी रेप्लिकेबल। अब इस थोड़ी सी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं कि कंटेंट एनालिसिस जो है, इसका जो दूसरे मेथड्स हैं उनसे ये किस तरह डिफरेंट होता है। ये बहुत बार जो स्टूडेंट हैं उन्हें ये तो पता होता है कि कंटेंट एनालिसिस क्या है, सर्वे मेथड क्या है, इंटरव्यूज़ क्या हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये एक दूसरे से फ़र्क कैसे करते हैं। तो अब आज हम थोड़ी सी इस डिस्कशन को भी आगे लेके चलते हैं कि इनके दरमियान हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं। सो कंटेंट, नेचर ऑफ डेटा के एग्जिस्टिंग वर्सेस जनरेटेड। तो कंटेंट एनालिसिस जो है ये एग्जिस्टिंग डेटा पे बात करती है, इसमें हम डाटा जनरेट नहीं करते। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कंटेंट एनालिसिस यूजेस प्री एग्जिस्टिंग डेटा सच एज न्यूज़ आर्टिकल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, स्पीचेस, एडवर्टीजमेंट्स, विजुअल्स और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। द रिसर्चर डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन ऑफ द डेटा। डेटा पहले से मौजूद होगा तो उसका एनालिसिस हम करेंगे। दैट्स वाई वी कॉल इट ए कंटेंट एनालिसिस, यानी मवाद एग्जिस्ट करता है और फिर उसका हम एनालिसिस करते हैं। जबकि इसके बरक्स जो सर्वेज होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं,
इनके अंदर हम क्या करते हैं, वी जनरेट डेटा थ्रू इंटरेक्शन विद द पार्टिसिपेंट्स और कंट्रोल कंडीशंस। तो कंटेंट एनालिसिस में हम डेटा जनरेट नहीं करते, डेटा पहले से एग्जिस्ट करता है, उसका एनालिसिस करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डेटा। जबकि जो सर्वे मेथड है उसके अंदर हम लोगों के एटीट्यूड्स मालूम करना चाहते हैं, उनके बिहेवियर मालूम करना चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस मालूम करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। तो क्या करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। जबकि कंटेंट एनालिसिस के अंदर इस तरह की इंटरेक्शन नहीं होती। दिस मेक्स कंटेंट एनालिसिस नॉन रिएक्टिव मेथड एज द सब्जेक्ट्स आर नॉट अवेयर ऑफ बीइंग स्टडीड। क्योंकि जिन लोगों ने वो कंटेंट क्रिएट किया था, किसी ने पोस्ट क्रिएट की थी, किसी ने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, किसी ने कोई आर्टिकल लिखा था, तो उनको तो नहीं पता था कि कल को उसे कौन स्टडी कर रहा होगा। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कंटेंट एनालिसिस एज ए नॉन रिएक्टिव मेथड। और जबकि सर्वे और इंटरव्यूज़ और फोकस ग्रुप जो हैं, इनको हम रिएक्टिव मेथड्स कहते हैं। ये इनके अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ डेटा। अब इस गुफ्तगू को लेके चलते हैं फोकस ऑन मैसेज नॉट पीपल। दैट्स अनदर वेरी बिग डिफरेंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस between content analysis and other methods like surveys and interviews. Content analysis examine messages, symbols, frames, narratives and meanings embedded in text or visuals. ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये टेक्स्ट के अंदर जो सिम्बल्स होती हैं, जो फ्रेम्स होते हैं, जो नैरेटिव्स होते हैं, जो मीनिंग्स होते हैं, जो थीम्स होते हैं, उनका एनालिसिस है। जबकि जो सर्वे और इंटरव्यूज़ हैं, दे फोकस ऑन एटीट्यूड्स, परसेप्शंस, ओपिनियंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। सो कंटेंट एनालिसिस का फोकस मैसेज होता है, लोग नहीं होते। जबकि जो सर्वे और इंटरव्यूज़ जो हैं, उनका फोकस लोग होते हैं, मैसेज नहीं होता। तो जैसे मैंने ये नीचे लिखा है, एक्सपेरिमेंट्स फोकस ऑन कॉजल इफेक्ट ऑफ स्टिमुलाई ऑन इंडिविजुअल्स। तो इस तरह फिर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कंटेंट एनालिसिस स्टडीज रिप्रेजेंटेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटीज़, नॉट साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स डायरेक्टली। तो कंटेंट एनालिसिस हमें बताता है कि किस तरह की हकीकत मीडिया तश्कील दे रहा है, ये लोगों के बारे में बात नहीं करता। ये एक जो फ़र्क है वो भी हो गया। तीसरा जो है टेम्पोरल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो वक्त के लिहाज से हम स्टडी करते हैं, यानी कुछ स्टडीज़ लॉन्गिट्यूडनल हो सकती हैं, उसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और उसकी एक वजह है कि कंटेंट एनालिसिस कैन एनालाइज कंटेंट फ्रॉम द पास्ट, प्रेजेंट और अक्रॉस लॉन्ग हिस्टोरिकल पीरियड्स। देखें, न्यूज़पेपर तो कई कई सालों से हैं, इस तरह मूवीज़ जो हैं, इस तरह जो मैगज़ीन्स हैं, तो उनमें कंटेंट तो बड़े सालों से एग्जिस्ट करता है। तो इसके अंदर हमारे पास वक्त के लिहाज से बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम पास्ट में 10 साल पीछे जाके स्टडी कर सकते हैं, प्रेजेंट को स्टडी कर सकते हैं, और पास्ट में जितना भी हम पीछे जाएं, हम जो पीछे कोई 20 साल, एक सदी, 50 साल, 30 साल भी स्टडी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अदर मेथड्स जो हैं आर टिपिकली लिमिटेड टू द करंट और फॉरवर्ड लुकिंग डेटा कलेक्शन। लेकिन आप देखें, जो सर्वे है वो पास्ट नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल होता है। रेट्रोस्पेक्टिवली हम कर सकते हैं, लेकिन वो इतना कोई अच्छा मेथड नहीं होता। तो सर्वे के अंदर हम आज डाटा कलेक्ट करेंगे, इंटरव्यूज़ में भी आज डाटा कलेक्ट करेंगे, तो कल करेंगे, फिर आने वाले कल करेंगे। तो यानी आज करेंगे या आने वाले वक्त में करेंगे। माजी में जाना बहुत मुश्किल है सर्वे मेथड से और इंटरव्यू मेथड से और फोकस ग्रुप से। दिस मेक्स कंटेंट एनालिसिस आइडियल फॉर लॉन्गिट्यूडनल एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। यानी जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है, जिसमें हम डाटा किसी भी इवेंट का, किसी भी इशू का एक से ज़्यादा बार एनालिसिस करते हैं, यानी मोर दैन 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम, एंड हिस्टोरिकल रिसर्च सच एज एजेंडा सेटिंग और फ्रेमिंग स्टडीज़। तो कंटेंट एनालिसिस उसके लिए टेम्पोरल फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से एक आइडियल मेथड है। और ये तीसरा फ़र्क है जो ये बाकी जो मेथड्स हैं, जैसे कंटेंट एनालिसिस, जैसे सर्वे है, जैसे इंटरव्यूज़ हैं, एंड जैसे फोकस ग्रुप है, जैसे एथनोग्राफी है, उनसे ये आइडली इसको बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कंटेंट एनालिसिस वाली स्टडीज़ को टेम्पोरल फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से। चौथी बात जो है वो लेवल ऑफ इंट्रूसिवनेस है कि कंटेंट एनालिसिस जो है वो अनएब्ट्रूसिव मेथड है, नो इंटरेक्शन विद द पार्टिसिपेंट्स। क्योंकि ये पार्टिसिपेंट से तो बात ही नहीं करता, ये तो मैसेजेस की बात करता है ना। हम टेक्स्ट की बात करते हैं, हम कंटेंट की बात करते हैं। जबकि इंटरव्यूज़ और सर्वेज कैन इंट्रोड्यूस सोशल डिज़ायरेबिलिटी बाइस, इंटरव्यूअर इफेक्ट्स और रिस्पॉन्स फैटीग। तो जब आप लोगों से इंटरव्यूज़ करते हैं तो उसमें सोशल डिज़ायरेबिलिटी बाइस आ सकता है, लोग किसी को जवाब दें, किसी को ना दें।
तो या किसी सवाल का जवाब दें, किसी का नाम दें। इसी तरह इंटरव्यूअर इफेक्ट्स आ सकते हैं कि इंटरव्यूअर कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करे कि वो जवाब दें, कुछ को वो इन्फ्लुएंस ना करे कि वो जवाब ना दें, तो वो इफेक्ट आ सकते हैं। रिस्पॉन्स फटीक हो सकती है कि सर्वे अगर लंबा है या इंटरव्यू लंबा है तो लोग आधे जवाब दें, आधे जवाब दें ही ना। सो दिस strengthens content analysis in the study of sensitive और politically charged issues, क्योंकि ज़ाहिर कंटेंट पहले से क्रिएट होता है तो इसके अंदर अब्ट्रूसिवनेस नहीं होती, यानी हम जो इंटरेक्शन नहीं करते पार्टिसिपेंट्स के साथ, पब्लिक के साथ, बल्कि जो कंटेंट अवेलेबल होता है उसी का एनालिसिस करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिविटी एंड रेप्लिकेबिलिटी। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ऑब्जेक्टिविटी और रेप्लिकेबिलिटी क्या है। इसको यहाँ थोड़ा सा मैंने कहा डिटेल से देख लेते हैं। कंटेंट एनालिसिस यूजेस एक्सप्लिसिट कोडिंग रूल्स, यानी बड़े वाजे किस्म के कोडिंग रूल्स होते हैं, कोई भी उन कोडिंग रूल्स को फॉलो करके अपनी जो स्टडी है वो कंडक्ट कर सकता है। कैटेगरीज एंड रिलायबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर इंटर कोडर रिलायबिलिटी है, इंट्रा कोडर रिलायबिलिटी होती है, इन्हांसेस रेप्लिकेबिलिटी। तो जब इंटर कोडर यानी दो कोडर्स के दरमियान और इंट्रा कोडर जब एक ही कोडर मोर देन वन जो है वो कोडिंग करता है, ये रिलायबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो इससे रेप्लिकेबिलिटी बढ़ेगी ना, कि हम स्टडीज़ को रिपीट कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। जबकि जो दूसरे मेथड्स हैं जैसे इंटरव्यूज़ हैं, एथनोग्राफी है, इनमें अक्सर जो है वो इंटरप्रेटिव जो डेप्थ होती है उसके ऊपर रिलाय किया जाता है, ना कि रेप्लिकेबिलिटी वहाँ पे मकसद होता है। वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मकसद होता है, वहाँ पे हम मल्टीपल मीनिंग जनरेट करते हैं और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड के लोग किस तरह बिहेव करते हैं। सो दैट्स वाई जो कंटेंट एनालिसिस होता है उसकी ऑब्जेक्टिविटी और रेप्लिकेबिलिटी जो इंटरव्यूज़ हैं, जो एथनोग्राफी है, या इवन जो फोकस ग्रुप होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। और स्पेशली इन क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस ऑब्जेक्टिविटी इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, यानी दैट इज़ वन ऑफ वेरी ड्राइविंग एंड इम्पॉर्टेंट फीचर। और 6 है जी थ्योरेटिकल अलाइनमेंट। कंटेंट एनालिसिस इज uniquely aligned with the media and communication theories such as agenda setting, framing, cultivation, representation and discourse theories। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किस तरह हम मीडिया कंटेंट जिसको मीडिया एजेंडा कहते हैं एंड पब्लिक ओपिनियन जिसको हम पब्लिक एजेंडा कहते हैं, उनका कोरिलेशन जब निकालते हैं तो वी कैन फाइंड द अलाइनमेंट, वी कैन फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द मीडिया एजेंडा एंड द पब्लिक एजेंडा। अदर मेथड्स में नॉट टेस्ट और एटीट्यूड्स, बट यानी इंटरव्यूज़ में हम एटीट्यूड्स को जान सकते हैं, सर्वे के अंदर हम एटीट्यूड्स को जान सकते हैं, इवन फोकस ग्रुप के अंदर हम एटीट्यूड्स को जान सकते हैं। फर्दर हम एथनोग्राफी करते हैं तो वी कैन नो दी लिव्ड एक्सपीरियंसेस और एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स ऑफ द पीपल। लेकिन डायरेक्टली वो मेथड जो है वो मीडिया कंटेंट की स्ट्रक्चर को कैप्चर नहीं कर सकते। दैट्स वाई जो कंटेंट एनालिसिस है दैट इज़ वन ऑफ द वेरी रिफाइंड मेथड व्हेन वी टॉक अबाउट द मीडिया कंटेंट। और वो मीडिया कंटेंट जो है वो ज़ाहिर है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जो हमने शुरू में बात की। तो जब उसका एनालिसिस करना हो तो जो आइडियल मेथड होता है उसे हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं, ताकि कंटेंट जो है उसका बेहतर तरीके से जो है एनालिसिस करके उसके अंदर जो थीम्स हैं, उसके अंदर जो फ्रेम्स हैं, उसके अंदर जो नैरेटिव्स हैं, उनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है नैरेटिव्स के अंदर, और उनको किस तरह वो ट्रेंड्स क्या हैं और ट्रेंड्स के अंदर पैटर्न्स क्या हैं, अगर हम इन चीज़ों को समझना चाहते हैं और मीडिया एनालिसिस के हवाले से मीडिया लिटरेट पर्सन बनना चाहते हैं कि हम मीडिया को जब कंज्यूम करें तो हम मीडिया मैसेजेस को अच्छे तरीके से डीकोड कर सकें और उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड डीकोड करके अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि हम एक बेहतर शहरी और बेहतर पाकिस्तानी बन सकें। तो उसके लिए कंटेंट एनालिसिस इज़ अ बेस्ट मेथड। ये जो मैंने रेफरेंसेस हैं, जो मेन 2 टेक्स्ट हैं, बहुत अच्छे टेक्स्ट हैं। मैस मीडिया रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी किताब है। इसके अंदर जो चैप्टर है कंटेंट एनालिसिस का वो बहुत अच्छा चैप्टर है। मैंने इसका ओल्ड वर्जन यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन इसका 2010 वाला वर्जन भी मेरे पास है, एडिशन मेरे पास है। इसी तरह ये वाली जो बुक है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, एनालाइजिंग मीडिया मैसेजेस। दिस इज़ द बुक विच इज़ डेडिकेटेड टू द क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस। रूटलेज से ये पब्लिश हुई, एनालाइजिंग मीडिया मैसेजेस यूजिंग क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस इन रिसर्च। ये बहुत एडवांस किस्म का टेक्स्ट है, लेकिन बहुत सादा लैंग्वेज में लिखी हुई किताब है। ये रादर इसकी निस्बत ये लेटेस्ट बुक है। तो ये 2 किताबें हैं
ये किताब जो है ये पूरी कंटेंट एनालिसिस पे है, क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस पे। ये वाली किताब जो है इस पे एक चैप्टर कंटेंट एनालिसिस पे है, एंड दैट्स वेरी नाइसली रिटन बुक चैप्टर ऑन कंटेंट एनालिसिस। अब तक के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कंटेंट एनालिसिस के बारे में इस लेक्चर के नतीजे में आपकी जानकारी बेहतर हुई होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। और अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई इश्यूज़ हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी, क्वेश्चन, and if you have any comment where you want to appreciate this lecture, you can also go to the comment sections. Thank you so much for watching.